परीक्षा को देखते हुए आज से हम लोग प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए मार्गदर्शक साबित होंगे। इस परीक्षा के सिलेबस के संबंधित सभी प्रश्नों का समावेश इस प्रैक्टिस सेट के अंदर होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास ठीक लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस सीरीज का पहला प्रश्न है, ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है? इट इज कॉल्ड द एबोर्ड ऑफ गॉड। वेयर इज द एबोर्ड ऑफ गॉड? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन है गुजरात, प्रयाग, उड़ीसा और बंगाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किसको कहते हैं? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन है फर्स्ट बिहार, सेकंड पंजाब, थर्ड राजस्थान और फोर्थ बांग्लादेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वाहन आदि के जब्ती के संबंध में न्यायालय की शक्तियां 3 आरपीयूपी एक्ट के किस धारा में दी गई है? इन विच सेक्शन ऑफ द 3 आरपीयूपी एक्ट द पावर ऑफ द कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू द व्हीकल्स एक्सेट्रा हैव बीन गिवन? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 13 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुपीरियर ऑफिसर की परिभाषा आरपीयूपी एक्ट के किस धारा में है? द डेफिनेशन ऑफ सुपीरियर ऑफिसर इज इन विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। 2B, 2C, 2D एंड 2E। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो गया? बहुत ही सिंपल है। इसका सही आंसर फ्लैश हो गया। 2E में सुपीरियर ऑफिसर की परिभाषा दी गई है आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ग रेट की परिभाषा रेलवे एक्ट में कहां पर दी गई है? दोस्तों ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको पढ़ेगा वारफेज। ये वारफेज है। वारफेज की परिभाषा रेलवे एक्ट में कहां पर दी गई है? द डेफिनेशन ऑफ वारफेज रेलवे एक्ट। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 है 2 क्लॉज 11, 2 क्लॉज 16, 2 क्लॉज 22 एंड लास्ट वन है नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है नन ऑफ दिस। इन तीनों ऑप्शन में वारफेज की डिफिनेशन का सेक्शन नहीं दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राहुल स्लीपर का टिकट लेकर वातानुकूलित कोच में यात्रा कर रहा है। राहुल रेलवे एक्ट के किस धारा के तहत दोषी होगा? राहुल इज ट्रेवलिंग इन एन एयर कंडीशन कोच विथ अ स्लीपर टिकट अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट विल राहुल बी गिल्टी? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है 137, ऑप्शन नंबर 2 है 137.1A, ऑप्शन नंबर 3 है 138.1A एंड लास्ट ऑप्शन है 138.2A। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पर। इसका सही आंसर है 138.2 का क्लॉज ए। दोस्तों इस तरह के एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आपके परीक्षा में अधिकांशतः पूछे जाएंगे। तो आप ये ना सोचे कि आपको बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों को घुमाकर भी पूछा जा सकता है। तो इसके नजरिए से भी आप तैयारी करें। तो इसका सही आंसर हो गया 138.2 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिलीप घोष अपना एमएसटी अपने भाई को यात्रा करने के लिए दिया है, जिस पर उसका भाई यात्रा कर रहा है। रेलवे एक्ट के अनुसार वह दोषी है। दिलीप घोष हैज गिवन हिज एमएसटी टू हिज ब्रदर फॉर ट्रेवलिंग ऑन विच हिज ब्रदर इज ट्रेवलिंग एज पर रेलवे एक्ट एंड इज गिल्टी। ऑप्शन देखिए 138, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 142 और लास्ट ऑप्शन है वह यात्रा कर सकता है, कोई अपराध नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पर। 142 के अंतर्गत दोषी होगा। टिकटों का अंतरण 142 जो है रेलवे एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको आप जरूर देखिएगा, विस्तृत से देखिएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। विकास ट्रेन में यात्रा के दौरान दूसरी बार अलार्म चैन पुलिंग करने के लिए पकड़ा गया है, उसे कम से कम कितनी सजा दी जाएगी? विकास हैज बीन काउच फॉर पुलिंग द अलार्म चैन फॉर द सेकेंड टाइम ड्यूरिंग द जर्नी इन द ट्रेन, ही विल बी गिवन द मिनिमम पनिशमेंट। मिनिमम पनिशमेंट की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, एनालिसिस बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसका बहुत ही ध्यान से आंसर दीजिएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है 1 वर्ष से कम की नहीं होगी। दूसरा कह रहा है 6 माह से कम की नहीं होगी। तीसरा दे रहा है 3 माह से कम की नहीं होगी और 1 माह से कम की नहीं होगी। लास्ट आंसर दे रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन सही क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर प्लेस हो गया आपकी स्क्रीन पर। 3 माह से कम 3 माह का सजा होगा अगर दूसरी बार अलार्म चैन पुलिंग करते हुए आप पकड़े जाते हैं, तो कम से कम 3 माह का सजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे एक्ट की धारा 143 के अनुसार क्या सही है? व्हाट इज करेक्ट एज पर सेक्शन 143 ऑफ रेलवे एक्ट? ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें से कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए है यह जमानती अपराध है। ऑप्शन नंबर 2 है यह अजमानती अपराध है, यहां अजमानती होगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसका तीसरा है इसके तहत 2 वर्ष के कारावास और 1000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। उपरोक्त कोई सही नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है अजमानती, इसको पढ़िएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, जमानती हो गया है। तो इसका सही आंसर प्लेस हो गया आपके स्क्रीन पर, यह अजमानती अपराध है। 143 यह अजमानती अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलवे एक्ट की धारा 145 के अनुसार क्या सही है? एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत क्या सही है। व्हाट इज करेक्ट एज पर सेक्शन 145 ऑफ रेलवे एक्ट? पहला दे रहा है रेल सेवक के कर्तव्य में बाधा डालने के लिए दंडित किया जा सकता है। दूसरा दे रहा है इस बात के लिए दंडित करने का प्रावधान है। तीसरा दे रहा है 6 माह तक कारावास और 500 के जुर्माने का प्रावधान है। और लास्ट है 6 माह तक का कारावास और 1000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर होगा 6 माह तक कारावास और 500 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। 145 यानी कि न्यूसेंस के लिए 6 माह कारावास और 500 तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के राजभाषा नीति का मुख्य आधार क्या है? द मेन बेसिस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन देख लेते कौन कौन सा है। ऑप्शन 1 है प्रेरणा, ऑप्शन 2 है प्रोत्साहन, ऑप्शन 3 है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन प्लेस हो गया आपके स्क्रीन पर, उपरोक्त दोनों है। प्रेरणा और प्रोत्साहन दोनों ही भारत सरकार के राजभाषा नीति का मुख्य आधार है। दोस्तों ये प्रश्न जो भी बनाए गए हैं, ये सारे प्रश्न जो है काफी सोच समझ के बनाए गए हैं और इन तरह के प्रश्नों का आना आपके परीक्षा में यथा संभावित है। तो इस तरह के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस लगातार करिए और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप हमेशा ही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकलांग कोच में सफर करना रेलवे एक्ट के अनुसार दंडनीय है। ट्रेवलिंग एज डिसेबल्ड कोच इज पनिशेबल एज पर रेलवे एक्ट। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है 156, ऑप्शन नंबर 2 है 162, ऑप्शन नंबर 3 है 155 एंड लास्ट ऑप्शन है 157। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बताइए। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर प्लेस हो गया। 155 रेलवे एक्ट में विकलांग कोच में यात्रा करना दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का वर्णन है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेंटेन्ड इन द इंग्लिश सेक्यूर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 14, ऑप्शन नंबर 2 है 20, ऑप्शन नंबर 3 है 22 एंड लास्ट वन ऑप्शन है 17। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर प्लेस हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर है संविधान के 22वीं अनुसूची संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? When was the Environment Protection Act passed? ऑप्शन नंबर 1 है 23 मई 1986, 23 मई 1987, 23 मई 1985 और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर फ्लैश हो गया। 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधी भाषा को कब संविधान की 8वीं अनुसूची में कहा गया है?
सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? Where did the direct language go in the Where did the direct language go in the 8th schedule of the Constitution? देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है? 1955, 1967, 1992 एंड 2003। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1967, यानी कि 21वें संविधान संशोधन में, यानी कि 1967 में आपको सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 92 बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ थिंग्स वाज एडेड टू द इंग्लिश सेक्वेल्ड। इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन है। इसके प्रश्न का मतलब यह है, इसको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। इसका मतलब है कि 92वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? 92वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन में। अगला है प्रश्न संख्या 17। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं? हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है 8, 9, 10 और 12 आपका ऑप्शन प्लेस हो गया। ऑप्शन नंबर 9 इसका, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 9 इसका सही आंसर हो गया, यानी कि राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफॉल्टर रजिस्टर क्या है? डिफॉल्ट रजिस्टर इज E16, E17, E24 एंड E16H। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर प्लेस हो गया आपके स्क्रीन पर। इसका सही आंसर होगा E16 का क्लॉज H है, जिसमें कि डिफॉल्टर रजिस्टर के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंबर ऑफ द फोर्स की परिभाषा आरपीएफ एक्ट में कहां पर दी गई है? यानी कि नामांकित बल सदस्य की परिभाषा आरपीएफ एक्ट में कहां पर दी गई है? द डेफिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स इज गिवन इन द आरपीएफ एक्ट। देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 2B, ऑप्शन 2AB, ऑप्शन 2CA एंड नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है नन ऑफ दिस। तो इसका सही मेंबर ऑफ द फोर्स यानी कि नामांकित बल सदस्य का सही आंसर जो है ये नहीं होगा। नामांकित बल सदस्य का सही आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तारी के बाद की कार्रवाई अब भारतीय एक्ट के किस धारा में दी गई है? गिरफ्तारी के बाद की कार्रवाई भारतीय एक्ट की किस धारा में दी गई है? इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एक्ट इज द प्रोसीडिंग आफ्टर द अरेस्ट गिवन? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा। ऑप्शन है 12, 13, 14 एंड 10। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। 14 में जो है गिरफ्तारी के बाद की कार्रवाई के बारे में बताया गया है आरपीएफ एक्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरपीएफ एक्ट के किस धारा में मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में बताया गया है? Which section of the RPF Act deal with the powers of the magistrate? ऑप्शन एक है 17.1, 17.2, 17.3 एंड 17.4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। 17.3 में जो है आरपीएफ एक्ट में मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 17.3 में बताया गया कि वरिष्ठ अधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त दी जा सकती हैं, बशर्ते कि उनका 7 साल का सेवा पूरा हो गया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सेक्शन को आप पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17.3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बटालियन की परिभाषा आरपीएफ नियम में किस नियम में दी गई है? इन विच रूल द डेफिनेशन ऑफ बटालियन इज गिवन इन आरपीएफ रूल? देखते हैं ऑप्शन कौन का। ऑप्शन 2B, 2C, 2D एंड 2E। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर है 2C में बटालियन की परिभाषा बताई गई है आरपीएफ रूल 1987 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शस्त्र स्टोर किस नियम में वर्णित है? सेंट्रल आर्म्स स्टोर इज डिस्क्राइब्ड इन विच रूल? ऑप्शन देखते हैं 10, 11, 12 एंड 13। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 10 में
नियम 10 में बताया गया है, केंद्रीय शस्त्र स्टोर के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। बल का अधीक्षण केंद्रीय सरकार में निहित होगा, किस नियम में वर्णित है? The superintendence of the force shall be vested in the central government as described in the rule. ऑप्शन नंबर 1 है 21, ऑप्शन नंबर 2 है 22, ऑप्शन नंबर 3 है 23 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 24। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए सर, बहुत ही इजी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है 21 में बताया गया है कि बल का अधीक्षण केंद्रीय सरकार में निहित होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया के प्रयोग के संबंध में कौन सा डायरेक्टिव महानिदेशक महोदय के द्वारा जारी किया गया है? व्हाट इज द डायरेक्टिव रिगार्डिंग द यूज ऑफ सोशल मीडिया? देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, 51, 52, 53 एंड 54। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है 54। डायरेक्टिव 54 में जो है सोशल मीडिया के बारे में गाइडलाइन जारी किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमी और क्षति का संदेश कितने घंटे के अंदर करना होता है? तो देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, 24 आवर्स, 48 आवर्स एंड 12 आवर्स एंड 6 आवर्स। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन पर फ्लैश हो गया हमारे आपके स्क्रीन पर, 6 आवर, 6 घंटे के अंदर जो है कमी और क्षति का संदेश देना होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस अनुसूची में वेज या रैंक के बारे में वर्णन है? विच सेक्योर्ड ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल डिस्क्राइब्स अबाउट वेजेस एंड रैंक्स? देखिए अनुसूची 1, अनुसूची 4, अनुसूची 7 एंड अनुसूची 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए, बहुत ही। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। अनुसूची 8 में बताया गया है बैज और रैंक के बारे में कि हमारे बैज और रैंक कैसे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहायता बूथ लगाने के संबंध में किस अस्थायी आदेश में वर्णन है? विच स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर डिस्क्राइब्स इन रिलेशन टू द प्लेसमेंट ऑफ हेल्प मर्करी? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 34, 36, 20 एंड 30। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 36 में सहायता बूथ के बारे में, स्टैंडिंग ऑर्डर संख्या 36 में सहायता बूथ के बारे में बताया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी गोलार्ध और ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध। देखिए थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, हमारा टाइपराइटर थोड़ा सा अभी नया है, हमें लग रहा है कि उसने कहीं कहीं मिस्टेक कर दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए, आप खुद पढ़े लिखे हैं और इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर फ्लैश हो गया, उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये भी थोड़ा सा यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मैं इसमें श्योर नहीं हो पा रहा हूं। आप जो जरूर इसके बारे में हमको बताइएगा, किसी मित्र को जानकारी हो तो। वैसे उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओपन डिलीवरी रेलवे एक्ट के किस धारा में बताया गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द ओपन डिलीवरी रेलवे एक्ट इज मेंटेन्ड? ऑप्शन नंबर 1 है 80, ऑप्शन नंबर 2 है 81, ऑप्शन नंबर 3 है 82 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 83। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ओपन डिलीवरी, इसका सही ऑप्शन जो है आपका स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, 21 में ओपन डिलीवरी के बारे में बताया गया है। और इसके जस्ट बाद 22 में जो है प्रेषणों का भागतः परिधान के बारे में बताया गया है। यानी कि ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका फ्लैश हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 81 में ओपन डिलीवरी के बारे में बताया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लेंट कंसाइनमेंट के बारे में रेलवे एक्ट की किस धारा में वर्णन है? विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट डील्स विद द कंप्लेंट कंसाइनमेंट? देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है 84, ऑप्शन नंबर 2 है 82, ऑप्शन नंबर 3 है 85 एंड लास्ट है नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है 84 में कंप्लेंट कंसाइनमेंट के बारे में बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा। कंप्लेंट कंसाइनमेंट, जब आप एएसआई बन जाएंगे उसके बाद भी ये शब्द बार बार आपके पास आप आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल सेवकों द्वारा कोई व्यापार नहीं करने के बारे में रेलवे एक्ट की किस धारा में वर्णन है? There is description in the section of the Railway Act regarding the non-trading of any business by the railway servant. ऑप्शन नंबर 1 है 82, ऑप्शन नंबर 2 है 85, 185, ऑप्शन नंबर 3 है 186 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 189। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है 189 में बताया गया है। रेलवे एक्ट के सेक्शन 189 में बताया गया है कि
रेल सेवकों के द्वारा कोई व्यापार या का प्रायोजन नहीं किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा। ऑप्शन नंबर 48, ऑप्शन नंबर 48A, ऑप्शन नंबर 50 एंड ऑप्शन नंबर 50A। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि इसमें 51A इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक के कारण यहां 50A हो गया है। तो दोस्तों इसको 51A पढ़िएगा। ये 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट? 352, 360, 370, नन ऑफ दिस। देखिएगा ये राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया पूछा जा रहा है, तो इसको सही से पढ़िएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसका सही ऑप्शन फ्लैश हो गया, नन ऑफ दिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल सदस्यों को ट्रेनिंग के बारे में रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस अध्याय में वर्णन है? इन विच चैप्टर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल्स अबाउट ट्रेनिंग ऑफ फोर्स मेंबर इज मेंटेन्ड? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अध्याय 5, ऑप्शन नंबर 2 है अध्याय 6, ऑप्शन नंबर 3 है अध्याय 7 एंड लास्ट है अध्याय 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, यानी कि अध्याय 5 में बल सदस्यों के ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग क्षेत्र के कर्मचारियों को हिंदी में कौन सी परीक्षा देनी होती है? विच एग्जामिनेशन इन हिंदी हैज टू बी गिवन बाय द एम्प्लॉय ऑफ सी एरिया? ऑप्शन नंबर 1 है प्राग, ऑप्शन नंबर बी है प्रवीण, ऑप्शन नंबर सी है प्रबोध एंड ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आंसर फ्लैश हो गया। इसका आंसर है प्रबोध। प्रबोध को ग क्षेत्र के कर्मचारियों को की परीक्षा देनी होती है, ग क्षेत्र के कर्मचारियों को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य पे यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वह बच्चों और युवाओं को सभी तरह के शोषण से बचाए? In which article of Constitution it is the responsibility of the state to protect children and youth from all forms of exploitation? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। 39A, 39B, 39D एंड 40। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। इसका प्रश्न का सही आंसर फ्लैश हो गया। 39D में बताया गया है कि राज्यों पर यह जिम्मेदारी है कि वह बच्चों और युवाओं को सभी तरह के शोषण से बचाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम कब पास किया गया? व्हेन वाज द सीनियर सिटीजन एक्ट पास्ड? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 2005, 2006, 2007, नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। सीनियर सिटीजन एक्ट जो है 2007 में पास हुआ, ये आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, यानी कि 2007 में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम पास किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरपीयूपी एक्ट मामले में जांच के दौरान यदि कबाड़ खाने में प्रवेश संभव न हो तो बल के अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत दरवाजा खिड़की तोड़ के प्रवेश करेंगे? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन द आरपीयूपी एक्ट केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटर द जंकयार्ड देन द ऑफिसर्स ऑफ द force under which section of the code of criminal procedure will enter by breaking the door window? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 45, 46, 47, 40 एंड 50। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है 47। धारा 47 के अंतर्गत जो है और दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 47 के अंतर्गत जो है कबाड़ खाने में बल अधिकारी के द्वारा जांच के दौरान प्रवेश किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राकेश रेलवे टिकट में इस प्रकार से रंग गिराता है कि टीटीई उसकी तारीख को न देख पाए और वह यात्रा करता है। रेलवे अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? राकेश पेंट्स द रेलवे टिकट इन सच अ वे दैट टीटीई कैन नॉट सी हिज डेट एंड हिज ट्रेवल अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट विल बी पनिशेबल? ऑप्शन नंबर है 154, 153, 157, नन ऑफ दिस। बहुत ही इजी आंसर है, क्वेश्चन है ये, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 157 आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नामांकित बल सदस्य किसी प्राधिकारी के निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील आरपीएफ रूल 1987 के किस नियम के अंतर्गत करेगा? अंडर विच रूल ऑफ द आरपीएफ रूल 1987 द मेंटेन्ड फोर्स मेंबर विल अपील अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ एनी अथॉरिटी? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है रूल 210, रूल 220, 211, रूल 212 एंड रूल 213।
तो इसका सही आंसर क्या हो? इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। रूल नंबर 211 में रूल 211 में इसके बारे में बताया गया, अपील के बारे में बताया गया। पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महानिदेशक द्वारा प्रशंसा पत्र का दिया जाना आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल ऑफ द आरपीएफ रूल 1987 द अवार्ड ऑफ कमोडेशन लेटर बाय द डायरेक्टर जनरल इज गिवन? ऑप्शन नंबर 1 है रूल 235, रूल 236, रूल 237 एंड रूल 238। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। प्रशंसा पत्र महानिदेशक के द्वारा दिया जाना, ये आपके ये फ्लैश हो गया। रूल 238 में प्रशंसा पत्र का दिया जाना बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों की सीनियरिटी का निर्धारण किस नियम के अंतर्गत किया जाता है? अंडर विच रूल द सीनियरिटी डिपार्टमेंटल प्रमोशन पर्सन इज डिटरमाइंड? देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है रूल 97, रूल 96, रूल 69 एंड रूल 92। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। रूल 97 में विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों की सीनियरिटी का निर्धारण किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई बल सदस्य किसी चुनाव में उम्मीदवार बनता है या प्रचार आदि करता है तो रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम का उल्लंघन है? If a force member becomes a candidate in an election or promotes etc., then which rule of the Railway Protection Force rule is violated? बताइए इसका सही आंसर क्या हो गया? रूल 116, रूल 116.1, रूल 116.2 एंड रूल 116.3। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। रूल 116.2 में बताया गया है कि कोई भी बल सदस्य किसी चुनाव में उम्मीदवारी या प्रचार नहीं करेगा, उसको निषेध किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अविश्वासजनक आचरण किस नियम में बताया गया है? इन विच रूल इज द एंटी ट्रस्ट बिहेवियर डिस्क्राइब्ड? ऑप्शन नंबर है रूल 146, ऑप्शन नंबर 2 है रूल 146.2, रूल 146.3 एंड रूल 146.4। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। 146.4 में बताया गया है, अविश्वासजनक आचरण के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और जब बिल्कुल आप करेक्ट हों तभी आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अगर गलत आंसर आप देते हैं तो आपके टोटल मार्क में से 1.33 नंबर काट लिए जाएंगे, जो कि आपके लिए आपके स्कोर को कम कर सकता है। तो एक एक प्रश्न को बहुत सावधानी से और बहुत पढ़ के दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन पर लिया जा सकता है, इसका वर्णन किस नियम में दिया गया है? सेल्फ रिटायरमेंट फ्रॉम द कैन बी टेकन विथ द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन विच रूल इट इज डिस्क्राइब्ड? ऑप्शन नंबर 1 है रूल 144, ऑप्शन नंबर 2 है रूल 144.1, रूल 144.2 एंड लास्ट वन है 144.3। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर होगा 144.1 में दिया गया है, स्वेच्छा से नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन पर लिया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभी बल सदस्यों पर रेल सेवा आचरण नियम 1966 लागू होता है, यह रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम के द्वारा लागू होता है? रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज अप्लीकेबल टू ऑल फोर्स मेंबर बाय विच रूल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है रूल 145, रूल 146, रूल 147 एंड रूल 148। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया दोस्तों। इसका सही आंसर है रूल 145 में बताया गया है कि रेलवे आचरण नियम 1966 सभी बल सदस्यों पर लागू होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निलंबन के दौरान भत्ता किस नियम के अंतर्गत दिया जाता है? अंडर विच रूल इज एलुमनी पेड ड्यूरिंग सस्पेंशन? ऑप्शन नंबर 1 है रूल 122, 144, 142 एंड 141। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आपके आंसर पर देखिए क्या होता है। तो इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया 141 में निलंबन के दौरान भत्ता के अंतर्गत भत्ता के बारे में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉर्ड और रजिस्टर संबंधी नियम आरपीएफ रूल के किस नियम में है? इन विच रूल ऑफ आरपीएफ रूल इज द रूल रिलेटेड द रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर? ऑप्शन नंबर 1 है 268, ऑप्शन नंबर 2 है 269, ऑप्शन नंबर 3 है 217 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 271। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इस प्रश्न का सही आंसर फ्लैश हो गया 268 में बताया गया है, रिकॉर्ड और रजिस्टर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई रेल कर्मचारी विदेश में संपत्ति का अर्जन करेगा तो रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम का उल्लंघन करेगा? If a railway employee acquires property aboard which rule of the railway service conduct rule will be violated?
देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर 2 है 22, ऑप्शन नंबर 3 है 23 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 24। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। 21 के अंतर्गत यह बताया गया रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम धारा 21 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई रेल कर्मचारी विदेश में संपत्ति का अर्जन करेगा तो इस नियम का उल्लंघन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानवाधिकार की घोषणा को कब अपनाया। द यूनाइटेड नेशन एडॉप्टेड द वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन नंबर 1 है 20 दिसंबर 1948, 2 है 14 दिसंबर 1945, 25 दिसंबर 1946 एंड लास्ट है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों फ्लैश हो गया। 20 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानवाधिकार घोषणा को अपनाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव की मानक श्रव्य क्षमता का रेंज क्या होता है। According to the World Health Organization, the standard hearing capacity of the healthy human is in the range of, देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है, 200 to 250 डेसिबल, 2000 to 2500 डेसिबल, 20 to 30 डेसिबल एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है 2000 to 2500 डेसिबल मानव की मानक श्रव्य क्षमता का रेंज होता है। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन कौन है, 2 दिसंबर, 8 दिसंबर, 10 दिसंबर एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, देखिए कौन सा है। इसका सही आंसर है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये देखिए पिछला जो प्रश्न था वो राज्य में आपातकाल के बारे में था और ये है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। तो देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, 352, 356, 360 एंड 355। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। 352 में संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिसेबल गुड्स भेजने के लिए कम से कम कितना वजन होना चाहिए। टू बी सेंट पेरिसेबल गुड द मिनिमम वेट शुड बी, देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पर। पेरिसेबल गुड्स भेजने के लिए कम से कम 5 किलोग्राम का वजन होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्सल की रसीद को क्या कहा जाता है। द रिसिप्ट ऑफ द पार्सल इज कॉल्ड, ऑप्शन देख रहे कौन सा है, RR, ऑप्शन नंबर 2 है पार्सल वे बिल, ऑप्शन नंबर 3 है इनवाइस और लास्ट है कोई नहीं। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों यहां फ्लैश हो रहा है RR, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, RR नहीं होगा, इसका पार्सल वे बिल होना चाहिए। आप जरूर बताइएगा इसको कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस मेरे हिसाब से इसका सही आंसर पार्सल वे बिल होना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से RR बताया जा रहा है, जो कि मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो आप दोस्तों इसको बताइएगा कि पार्सल रसीद को क्या कहा जाता है, RR कहा जाता है या पार्सल वे बिल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। विच हार्मोन इज रिलीज्ड इज ग्रेटर क्वांटिटी ड्यूरिंग स्टिमुलेशन। देखिए क्या है, कोर्टिसोन है, एंड्रोजन है, एड्रेनलिन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर फ्लैश हो गया, एड्रेनलिन है, जो कि उत्तेजना के एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो उत्तेजना के समय अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है। देखिए प्रश्न जो है फिर रिपीट हो गया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। इसका सही आंसर देखिए कौन सा होगा, इसका सही आंसर 352 है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। ऑप्शन नंबर ए है USA, ऑप्शन नंबर बी है पेरिस, ऑप्शन नंबर सी है इटली और ऑप्शन नंबर डी है स्विट्जरलैंड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे है। तो इसका सही आंसर फ्लैश हो गया, इसका सही आंसर है पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। वेयर इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड।
ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महानिदेशक द्वारा प्रशंसा पत्र का प्रदान किया जाना रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम से संबंधित है। अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन लेटर बाई डायरेक्टर जनरल इज रिलेटेड टू विच रूल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 1987। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा। ऑप्शन नंबर 235, ऑप्शन नंबर बी है 236, ऑप्शन नंबर सी है 237, ऑप्शन नंबर डी है 238। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर लास्ट है 238, महानिदेशक के द्वारा प्रशंसा पत्र का दिया जाना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई रेल कर्मचारी विदेश में संपत्ति का अर्जन करेगा तो रेल सेवा आचरण नियम के निम्नलिखित में से किस नियम का उल्लंघन। ये भी प्रश्न जो है आपका रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी। इसका सही आंसर 21 होगा। रेल सेवा आचरण नियम 21 में यह बताया गया है कि विदेश में संपत्ति का अर्जन नहीं करना। वैसे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं। हु इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सीजेआई, ऑप्शन नंबर बी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है सचिव विधि मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है विधि के प्रमुख मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज स्वराज पार्टी फाउंडेड। ऑप्शन नंबर ए 1923, ऑप्शन नंबर बी है 1921, ऑप्शन नंबर सी है 1920 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1922। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है, देखिए इसका ऑप्शन प्लेस हो गया 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी भाषा है जिसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में विचार संपर्क स्थापित किया जा सकता है। विच इज द लैंग्वेज थ्रू विच कम्युनिकेशन ऑफ थॉट कैन बी इस्टेब्लिश्ड ऑल ओवर इंडिया। ऑप्शन नंबर है राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर सी है मातृभाषा और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया, इसका सही आंसर है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रभाषा के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में विचार संपर्क स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रभाषा दोस्तों एक दूसरे से जुड़ने का होता है, जो पूरे देश में जो अधिक रूप से बोला जाता है वो राष्ट्रभाषा होता है, और राजभाषा वो होता है जो राजकीय कार्यों में जो प्रयोग किया जाता है, राजकीय कम्युनिकेशन के लिए जो है जिसको प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मा लोक नृत्य किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन कौन कौन सा। ऑप्शन नंबर ए दे दिया है उपरोक्त सभी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसके लिए बता दें आपको, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्मा लोक नृत्य जो है वहां का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का ही जो है कर्मा लोक नृत्य दोनों प्रदेशों में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तीनों में जो है कर्मा नृत्य जो है तीनों प्रदेशों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ए है धारा 4, बी है धारा 5, सी है धारा 6 एंड डी है धारा 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, इसका सही प्रश्न है ऑप्शन नंबर 4 में जो है बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि रेल कर्मचारी अपने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो वह रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम का उल्लंघन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको रख लीजिएगा। विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 विल बी वायलेटेड बाय द रेलवे एम्प्लॉय इज द मैरिज सेकेंडली when having his first wife। ऑप्शन नंबर ए है 21, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 23 एंड ऑप्शन नंबर डी है 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, ऑप्शन नंबर 22 में बताया गया है कि यदि पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करते हैं तो रेल सेवा आचरण नियम का ये उल्लंघन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन 3 Shield 2 किससे संबंधित है। ऑपरेशन 3 Shield 2 इज रिलेटेड टू, क्या क्या दे रहा है, ऑपरेशन अगेंस्ट स्काउटिंग एक्टिविटी, दूसरा दे रहा है ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट,
ऑपरेशन एंड लास्ट दे रहा है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया, वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई लोक सेवक आपराधिक औचार करेगा तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के किस धारा के तहत दंडन कितने समय तक के लिए दंडित किया जाएगा। इफ अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स क्रिमिनल मिसकंडक्ट विल बी पनिश्ड अंडर द प्रोवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है उपरोक्त में से कोई नहीं, दूसरा है 10 वर्ष तक का कारावास, तीसरा है 4 वर्ष तक कारावास और चौथा दे रहा है 4 वर्ष तक कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना। तो इस प्रश्न का सही आंसर फ्लैश हो गया 4 वर्ष तक कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना यदि कोई लोक सेवक आपराधिक औचार और में करेगा तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने पर मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत दंडित किए जाने का प्रावधान है। इसमें कितने दंड का प्रावधान है। अंडर द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 देयर इज अ प्रोविजन टू पनिश्ड विथ फॉर द नॉट गिवन वे टू इमरजेंसी व्हीकल्स लाइक एम्बुलेंसेस। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 6 माह का जेल, ऑप्शन नंबर बी है 10,000 रुपए का जुर्माना या उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर हो गया दोनों, यानी कि 6 माह का जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। इन दोनों दंडों से आपको दंडित किया जाएगा कि एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 395 निम्नलिखित कृत्य से दंड है। सेक्शन 395 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है रेलवे संपत्ति की चोरी से, ऑप्शन नंबर बी है रेलवे कोच में डकैती डालने से, ऑप्शन नंबर सी है पैसेंजर का सामान लूटने से, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर फ्लैश हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर है पैसेंजर के सामान लूटने से। 395 जो है पैसेंजर के सामान लूटने से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनआर। ऑप्शन नंबर 1 है पैसेंजर न्यूमेरिक रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त दोनों, यानी कि पैसेंजर न्यूमेरिक रिकॉर्ड और पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ये दोनों ही पीएनआर का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है DRUCC का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRUCC। तो इसका देखिए पहला है डिविजनल रेल यूजर कंसल्टेटिव कमेटी, दूसरा कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट रेल यूजर कंसल्टेटिव कमेटी, ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर फ्लैश हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त दोनों, यानी डिविजनल रेल यूजर कंसल्टेटिव कमेटी और डिस्ट्रिक्ट रेल यूजर कंसल्टेटिव कमेटी, ये दोनों इस प्रश्न का सही आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन नंबर बी है जस्टिस HL दत्तू, ऑप्शन नंबर सी है जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमना एंड लास्ट वन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पर। इसका सही आंसर है जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमना भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है BPRND का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPRND। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूरो ऑफ पॉलिटिशियंस रिपब्लिक एंड डोमिनेशन एंड लास्ट वन है ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सीपी ग्राम पोर्टल में आए पब्लिक गिरेबान से संबंधित विभाग के द्वारा निपटारा करने की समयावधि क्या है। What is the time period of disposal of public grievance of CP ग्राम पोर्टल by the concerned department। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 60 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 45 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 30 डेज एंड लास्ट वन है 15 डेज। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पर 60 डेज। सीपी ग्राम पोर्टल में आए पब्लिक ग्रीवेंस को सीपी ग्राम के माध्यम से रेलवे में आपने आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा भी इस तरह के ग्रीवेंस का निपटारा किया जाता है। तो इसका निपटारा करने का समयावधि जो 60 दिन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम के तहत बल के वर्दीधारी सदस्यों को पान खाना निषेध है। आरपीएफ अंडर द रूल ऑफ द रूल्स 1987 द यूनिफॉर्म्ड मेंबर ऑफ द फोर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ईटिंग पान।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये प्रश्नों में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 है 123.3, ऑप्शन नंबर बी है 123.4 एंड ऑप्शन नंबर 3 है 123.1 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 123.2। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो गया 123, इसका सही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया 123.2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और गलत कथन की पहचान करिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब पहला दे रहा है कि डनेज के माध्यम से ब्लीडिंग प्रकृति वाले कंसाइनमेंट की रक्षा की जाती है। स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। अब दूसरा दे रहा है, एक ही स्टेशन के दोनों आउटर सिग्नलों के अंदर वाले क्षेत्र में हुई चोरी को आरटीटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है 6 घंटे के भीतर डीडीएम जारी करना अनिवार्य है और ऑप्शन नंबर 4 है ओपन डिलीवरी के मामले में जीआरपी को C2 दिया जाता है। तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर देखिए फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है, एक ही स्टेशन के दोनों आउटर सिग्नलों के अंदर वाले क्षेत्र में हुई चोरी को आरटीटी कहते हैं। इसका देखिए इसमें गलत कथन की पहचान करने के बारे में बता रहा है। तो इसका गलत कथन यही है, एक ही स्टेशन के दोनों आउटर सिग्नलों के अंदर वाले क्षेत्र को यार्ड की चोरी कहते हैं, न कि आरटीटी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ही स्टेशन के दोनों आउटर सिग्नल वाले क्षेत्र में हुई चोरी को आरटीटी कहते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा गलत कथन की पहचान कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कारखाना अधिनियम 1948 बल के सदस्यों पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है बल के सदस्यों पर बेच भुगतान अधिनियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों ही सही है एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है कारखाना अधिनियम 1948 बल के सदस्यों पर लागू नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों आज स्पेशल 80 में आपका आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे और अगले वीडियो में आपको किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट पर ले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आपको रोज मिले तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपको इस तरह का वीडियो, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो को बनाने के लिए हम अप्रिशिएट हो। और ये क्रम पूरे परीक्षा चलता रहेगा। हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम जो है इसी तरह के 100 प्रश्नों का या 80 प्रश्नों का जो भी संभव हो सके इसका सेट आपको देंगे। ये सेट आपके परीक्षा में निश्चित ही आपके लिए काफी मार्गदर्शक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।